हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट्स भाई बहन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक मैराथन क्लासेस स्टार्ट की है, जो कि एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन है। बिहार एससीईआरटी का भी उसमें कंटेंट हैं पूरे। और क्लास 10th की पॉलिटी हो चुकी है और ज्योग्राफी क्लास 6 की ज्योग्राफी की मैराथन हो चुकी है। तो एक वीडियो में मेरा पूरा कोशिश है कि एक वीडियो में एक क्लास पूरी ख़त्म कर दूं। तो चलिए 12, 14, 15 पेज में पूरे कंटेंट हैं, ठीक है। 12, 14, 15 कहने को हैं, उसमें 20, 25 पेज, 30 पेज का कंटेंट है। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th की पॉलिटी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा वो जाके जरूर देख लें। बीपीएससी टीआरई 3.0 1 4.0 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी समरी करके है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब लोकतांत्रिक राजनीति भाग ये 1 है, ठीक। अध्याय 1 से 6 टॉपिक्स में चैप्टर है टोटल क्लास 9th में। पहला चैप्टर है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। 1 मिनट, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ पेन को। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ तब सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, जिसमें 6 चैप्टर हैं क्लास 9th में। पहला चैप्टर है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र क्या और क्यों। देखिए पूरी जो बीपीएससी टीआरई 3 थी आपका लोकतंत्र पे ही ख़त्म हो गया था। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, टीआरई 3 में भी टीआरई 4 में भी। तो संविधान का निर्माण कैसे होता है, चुनावी राजनीति क्या होती है, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं क्या क्या हैं, वहीं लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। पिछले 100 वर्षों के समय के दौरान लोकतंत्र की जैसी शासन प्रणाली का ज़्यादा विस्तार हुआ, आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न देश में लोकतंत्र की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना हो रही है। तो भाई बिल्कुल बहुत से देश हैं ऐसे जो भी आज भी लोकतंत्र का लोकतंत्र वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है, और वहाँ पे लोग चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे लाइन में देखेंगे तो 1980 के दशक को चिली और पोलैंड की घटना लोकतंत्र शासन स्थापना की घटना को दर्शाता है। देखिए यहाँ चिली और पोलैंड पूरा पूछा था ना, ये उसमें पूछा था जर्मनी और वो सारी चीज़ें, जो रसिया की क्रांति था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये सारी चीज़ें पूछी थी। तो देखिए यहीं पे मिलेंगी अब सारी चीज़ें। 1980 के दशक में क्या होता है कि चिली और पोलैंड दो ऐसे देश रहते हैं भैया। कौन कौन? चिली और पोलैंड रहते हैं, ठीक है, जिनकी घटना लोकतांत्रिक शासन स्थापना की घटना को दर्शाता है। अब ये देखते हैं यहाँ क्या होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नामक देश स्थित है। तो अगर पूछेगा चिली कहाँ पे है भैया, तो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए टीआरई 3 में कैसे क्वेश्चन पूछा था, सीधा क्या किया था उसने, सीधा नाम दे दिया था। ओइदे का संबंध किससे है, जर्मनी से है। रूसो का संबंध किससे है, ये सारी चीज़ें दी थी ना। तो देखिए यहीं से मिलेगा। अब चिली, अगर ओइदे नाम समझ में आए तो चिली, ठीक। चिली में ओइदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो पहले लाइन में यही लिखा है कि चिली में ओइदे नामक एक व्यक्ति रहते हैं, जिन्होंने चिली में क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संस्था पार्टी की स्थापना की। इसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। उसके बाद क्या होता है कि 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि पॉपुलर पार्टी रहती है, पॉपुलर यूनिटी एक गठबंधन रहती है जिसका वो लीडरशिप करते हैं। ओइदे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद निम्न कार्य की: बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना। तो ओइदे साहब जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे बच्चों को मुफ्त में दूध बांटा और भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
चिली की आर्थिक स्थिति खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबे जैसे प्राकृतिक संपदा को बड़े पैमाने पर देश के बाहर ले जा रहे थे तथा काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि चिली की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत सही नहीं थी, बहुत ख़राब थी। तो इस समय क्या था कि जो विदेशी कंपनियां थी, भैया चिली में तांबा बहुत होता है, ठीक है वहाँ पे, तो तांबे जैसी प्राकृतिक संपदा को क्या हुआ था, बड़े पैमाने पर जो देश जो लोग थे वो बाहर लेके जा रहे थे और खूब मुनाफा कमा रहे थे। यहाँ से सस्ते पे ले जा रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा बेच रहे थे बाहर। तो इसका क्या कहता है, इसके ओइदो साहब जो राष्ट्रपति रहते हैं इन्होंने विरोध किया इसका। अब आगे चलते हैं। पर चिली के ही स्थानीय लोग, चिली के पादरी, जमींदार वर्ग, अमीर लोगों ने ओइदे की इस नीति का विरोध किया तथा इसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो होता क्या है, अब भाई कोई अच्छा काम करता है तो लोग खिलाफ हो जाते हैं, तो ओइदे साहब विरोध करते हैं। लेकिन वहाँ के जो चिली के स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, वो जैसे चिली के पादरी थे, जमींदार वर्ग के लोग थे, अमीर लोग थे, ये इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका तो मुनाफा हो रहा था और इसके खिलाफ वो थे। तो इन्हीं के खिलाफ ये विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और षड्यंत्र में शामिल होते हैं। अब आगे चलते हैं। 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना ने गिरफ्तार कर लिया और सेना के अधिकारी ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति ओइदो को पद छोड़ने को कहा, पर ओइदो ने इस्तीफा नहीं दिया और देश छोड़ने से इनकार कर दिया। अब क्या होता है, 11 सितंबर 1973 का समय आता है, तो नौसेना, ठीक है, नौसेना वहाँ की रहती है, चिली की नौसेना, वहाँ पे चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह रहता है, वहाँ पर कब्जा कर लेती है, ठीक है। और भैया जो देश के रक्षा मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री, उनको सेना ने गिरफ्तार भी कर लिया और सेना ने क्या किया कि रेडियो पर अनाउंस कर दिया कि भैया राष्ट्रपति ओइदे साहब आप अपना पद से त्याग दे दीजिए, अपना पद छोड़ दीजिए। लेकिन ओइदे साहब मानते नहीं हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं, ठीक। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो और रेडियो के माध्यम से चिली को संदेश दिया, ओइदो साहब ने चिली को क्या दिया, संदेश दिया कि जो कि बहुत इमोशनल था। परिणाम इसका क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो का संबंध कहाँ से है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, चिली से, ठीक। जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिका सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार किया एवं ओइदो की हत्या कर दी। अब इसका परिणाम क्या होता है भैया कि वो इस ओइदे साहब इस्तीफा नहीं देते हैं राष्ट्रपति से, तो अगस्तो, ठीक है, जनरल अगस्तो रहता है, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जो विद्रोही सैनिक जिन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने अमेरिकी सरकार की मदद से क्या हुआ, चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया, एक अधिकार बना लिया और ओइदे साहब की हत्या कर देते हैं, ठीक है। ये कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। तो 11 सितंबर 1973 को क्या होता है, जो चिली में जो कुछ भी हुआ, भाई कब्जा कर लिया अमेरिका की मदद से, जो सैनिक विद्रोह थे उन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसी को कहते हैं तख्तापलट। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बने बैठे। अब जैसे ही तख्तापलट होता है उसके बाद क्या होता है, जो विद्रोही गुट के नेता रहते हैं, क्या नाम है उनका, जनरल अगस्तो। ये नाम याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बार बार कह रहा हूँ, कॉपी में लिख लीजिए। जनरल अगस्तो पिनोशे साहब क्या होते हैं, देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। पिनोशो ने चिली में भयंकर उत्पात मचा दिया। पिनोशे साहब क्या रहते हैं, अपने मन का करते हैं और चिली में बहुत भयंकर उत्पात मचा देते हैं, ठीक है, और 17 वर्ष तक शासन करते हैं ये। पिनोशे के सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ। तो जो पिनोशे साहब रहते हैं वहाँ पे सैनिक शासन ला देते हैं, तो 1988 में वहाँ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने को सोचा, मतलब जनता ने करारा जवाब दिया, जनता ने भारी मतों से ठुकरा दिया। जनमत का मतलब ये है, देखिए इस लाइन का मतलब यही है कि पिनोशे ने ये सोचा कि जनता हमें पसंद करती नहीं, कि जनता के थ्रू वो वोटिंग कराना चाहते थे, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। किससे, मतलब वोट ही बहुत ज़्यादा उनको नहीं दिया, ठीक है। आज चिली में लोकतंत्र स्थापित है। देखिए अब लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए पोलैंड में, देखिए यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे माय डियर फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा वीडियो पे। देखिए एक चीज़ बताऊं, वीडियो पे मेरे व्यूज़ भले बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आप शायद इधर उधर चीज़ों को परेशान होकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट जितना पढ़ेंगे आप उससे हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन करके यूट्यूब पे 100 क्वेश्चन करा देते हैं लोग, लेकिन आप 100 क्वेश्चन तक ही रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष, पोलैंड ने क्या क्या संघर्ष किया, तो आइए याद रखिएगा। ओइदे साहब और अगस्तो का संबंध कहाँ से था, चिली से था। अब पोलैंड में चलते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों ने शासन स्थापित किया। इन देशों के शासकों तथा साम्यवादी दलों को पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी शासन वाले देशों में पोलैंड भी था, तो इसमें से पोलैंड भी था। उस समय पोलैंड पर जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में
पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। तो जब पोलैंड का उस समय किसका शासन था, जोरू जेलेस्की वहाँ के थे लीडर, इनके नेतृत्व में वहाँ पे एक पार्टी थी, कौन सी, पोलिश यूनाइटेड पार्टी का शासन रहता है पोलैंड में, ठीक है। अन्य साम्यवादी देशों की तरह पोलैंड में थी किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साम्यवादी में बिल्कुल यही का मतलब है कि भैया जो है वही उसी को चुनिए, वही रहेगी सरकार, कोई और इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता पॉलिटिक्स में, ठीक है। पोलैंड के डास्क शहर की घटना जिसमें लेनिन जहाज कारखाना के मजदूर ने हड़ताल कर दी क्योंकि एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग नौकरी से निकाल दिया गया था, और साम्यवादी देशों में ऐसा नियम था कि साम्यवादी दल के मजदूर ही सिर्फ हड़ताल कर सकते थे। परिणाम स्वरूप हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो पोलैंड में क्या होता है कि एक डास्क शहर है पोलैंड में, ठीक है, वहाँ पर एक घटना होती है, लेनिन जहाज कारखाना रहता है, उसमें एक मजदूर रहता है, वो हड़ताल करता है। किस लिए, क्योंकि देखिए क्रेन चालक महिला रहती है, ठीक है, उसको गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन साम्यवादी देशों में ऐसा नियम होता है कि जो जैसे आप मान लीजिए लेनिन जहाज के कारखाने के ही मजदूर हैं तो आप ही कर सकते हो, ठीक है, अगर बाहरी कोई चाहे तो उस पर वो हड़ताल नहीं कर सकता। तो ये इसने हड़ताल कर दिया था, और साम्यवादी देशों में ऐसा नियम था कि साम्यवादी दल के मजदूर ही सिर्फ हड़ताल कर सकते थे, बताया पहले मैंने ही। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है कि भैया तुम तो नहीं हो उसमें, उसका फैक्ट्री में काम भी नहीं करते हो, तुम क्यों कर रहे हो। इसीलिए यह आंदोलन पूरे शहर से देश में फैल गया। पोलैंड के हड़ताली मजदूर ने सरकार के सामने 3 मांग रखी। तो जो पोलैंड के, ये पूरे शहर में फैल जाता है यह आंदोलन, और जो पोलैंड के हड़ताली मजदूर थे उन्होंने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी। अब आइए 3 शर्तें क्या क्या थी इसको देखते हैं। देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, मतलब मजदूर जो हो वो स्वतंत्र मिले, ठीक है, जो मजदूर संघ हो वो स्वतंत्र हो अपने आप में। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जो पॉलिटिकल रूप से जिनको बंदी बनाया गया है उनको रिहा कर दिया जाए, और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, ठीक। अब आगे चलते हैं। लेक वालेसा कारखाना में इलेक्ट्रीशियन पद पर तैनात था। लेक वालेसा के नेतृत्व में सरकार ने 21 सूत्री मांग पर समझौता किया जो डास्क संधि कहलाई। तो देखिए क्या होता है, लेक वालेसा वहाँ के भैया मालिक रहते हैं, ठीक है, कारखाना में इलेक्ट्रीशियन पद पे रहते हैं वो, ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन रहते हैं कौन, लेक वालेसा, और वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के पद पर तैनात थे। और इन्हीं ने क्या किया, इनके लीडरशिप में सरकार ने 21 सूत्री मांग पर समझौता किया इनके साथ, ठीक है, जो डास्क संधि कहलाई, ठीक, डास्क संघ कहते हैं इसको। डास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम सेलिडर्नोस्क अथवा सेलिडेरिटी रखा गया। तो अब डास्क संधि, मैंने बताया डास्क संधि होती है भैया, जो इलेक्ट्रीशियन साहब रहते हैं, क्या नाम है इनका नाम देख लीजिए, लेक वालेसा, ठीक है, सरकार के साथ इनकी संधि होती है 21 सूत्रों को लेके, मांग को लेके। तो इसी के बाद एक मजदूर संगठन बनता है जिसकी लोकप्रियता क्या होती है, पूरी पोलैंड में बढ़ जाती है, फैल जाती है। और इस मजदूर संगठन का नाम क्या रहता है, सेलिडर्नोस्क अथवा सेलिडेरिटी रखा गया था। बहुदलीय पद्धति को सरकार ने पोलैंड में स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप आगे चल के सेलिडस्टी पार्टी लेक वालेसा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। वालेसा पोलैंड का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बना। तो अब होता क्या है कि बहुदलीय पद्धति को सरकार ने पोलैंड में स्वीकार किया, मतलब अब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं राजनीति में, ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है, यही जो मजदूर संगठन बना रहता है सेलिडस्टी पार्टी, तो इसका जो नेतृत्व करता रहते हैं लेक वालेसा बन जाते हैं, और वो चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, जीत भी जाते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं लेक वालेसा, ठीक। अब नोट 11 सितंबर 1973 में तख्ता पलट की बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी जिसका उद्देश्य अमीरों के हित को साधना था, और पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक। ये सारी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने इंक्लूड किया है इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। नोट इसमें पोलैंड के बारे में देखते हैं। पोलैंड 1980 के दशक की पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी, ठीक। यहाँ लोकतांत्रिक नहीं था, जो इसके पहले सरकार थी वो अलोकतांत्रिक थी, जिसका नेतृत्व अलोकतांत्रिक था, जिसका जेलेंस्की निरंकुश शासक जारू जेलेंस्की निरंकुश कर रहा था, ठीक है। यह सरकार अलोकप्रिय, लेकिन 1990 में लोक वालेसा के नेतृत्व में बनी पोलैंड की सरकार लोकप्रिय हुई। यह निर्वाचित सरकार थी, ठीक है, मतलब जनता से ही चुन के लोग गए थे, तो इसीलिए इसको लोकतांत्रिक कहा गया, और वो जनता के हित में ही कार्य कर रहे थे। पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया। 1950 में क्या होता है कि पहले नक्शे में 1950 में तक जो लोकतांत्रिक शासन वाले देश थे उनको क्या होता है, दर्शाया गया है। सन 1975 तक कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दर्शाया गया, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसी तरह से आगे बढ़ते हुए तीसरा नक्शे में सन 2000 तक वैसे देश को दर्शाया गया जहां 21वीं सदी की शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। अब ऐसे ऐसे देश आ रहे थे, धीरे धीरे सब अपना लोकतंत्र की स्थापना होती जा रही थी और उनको नक्शे में दर्शाया जा रहा था। 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। इन गणराज्यों में कपिल वस्तु का शाक, पुराने समय में भी लोकतांत्रिक है चीज़ें मिली हैं। जैसे गणराज्यों में बात करें तो कपिल वस्तु का शक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकंप की बुली, कीरुपुत्र का कालाम संग्राम, कुशी नारा का मल्ल, पिपली वन के मेरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विद्रोह आदि शामिल थे। मतलब लोकतंत्र के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया था। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि न्यूजीलैंड में कब सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जनता को मिल गया था? 1893 में। हमारे देश भारत में 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना होती है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना कब होती है? 1947 में। अब पश्चिम अफ्रीका देश घाना, आइए घाना में देखते हैं। घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था, ठीक है। राजनीतिक अधिकारों हेतु तो यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई। किसके लिए संघर्ष होती है? राजनीतिक पॉलिटिकल राइट्स के लिए। एक सुनार के पुत्र और एक शिक्षक लाव एनक्रूमा इस संघर्ष का नेता था। इसके नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ। तो भैया एक सुनार का पुत्र रहता है, टीचर रहता है जिसका नाम रहता है लाव एनक्रूमा, और इसी के संघर्ष में क्या होता है? घाना आज़ाद होता है। कब? 1957 में। लेकिन यहाँ भी लोकतंत्र स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्रूमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। बाप रे। अब क्या होता है कि भैया एनक्रूमा साहब जो रहते हैं, इन्होंने वहाँ पे आजीवन, मैं पूरे जीवन तक, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक यहाँ का राष्ट्रपति रहूँगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं स्थापित हो पाया। सेना ने 1966 में घाना के एनक्रूमा सरकार का तख्ता पलट दिया और वहाँ लोकतंत्र का खात्मा हो गया। तो अब सेना आ जाती है वहाँ की, और 1966 में उनको जो एनक्रूमा की सरकार रहती है उनका तख्ता पलट कर दिया और वहाँ लोकतंत्र का खात्मा हो गया, ठीक। और वहाँ लोकतंत्र का खात्मा हो गया मतलब देश लोकतंत्र हो गया, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश को कब प्राप्त हुआ, ये इसको देखते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूजीलैंड में 1893 में हुआ है, रूस में 1917 में, जर्मनी में 1918 में, नीदरलैंड में 1919 में, ब्रिटेन में 1928 में, श्रीलंका में 1931 में, तुर्की में 1934 में, फ्रांस 1944, जापान 1945 में, भारत 1950 में, अर्जेंटीना 1951 में, यूनान में 1952 में, मलेशिया 1955 में, ऑस्ट्रेलिया में 1962 में, अमेरिका 1965 में, स्पेन में 1978 में, दक्षिण अफ्रीका में 1994 में, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। 1991 में सोवियत संघ, रूस के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए। तो 1991 में क्या होता है? सोवियत संघ, जिसको रूस कहते हैं, उसका विघटन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य बन जाते हैं अलग अलग, ठीक। पहले लोग कंबाइन थे, अब विघटन होता है तो लोग अलग अलग गणराज्य हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। भारत के पड़ोस की स्थित नेपाल देश में लोकतंत्र की स्थापना, आइए नेपाल में देखते हैं। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। तो नेपाल का पहला संविधान कब बना? 1948 में बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। तो नेपाल में क्या होता है भैया? राजा। नेपाल से एक क्वेश्चन पूछा गया था TRE 3 में, ठीक, मुझे याद आ रहा है अच्छे से, मैंने पेपर देखा था। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुए, लेकिन 1962 में राजा महेंद्र ने देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। अब क्या होता है? 1959 में राजा महेंद्र साहब ने नया संविधान बनाया और संसद के लिए पहली बार क्या किया? चुनाव की घोषणा की। लेकिन 1962 में क्या होता है? राजा महेंद्र ने देश में क्या किया? लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया। अब 1992 में क्या होता है? 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अब क्या होता है? 1990 में नेपाल के जो लोग थे वहाँ पे जन आंदोलन करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जो बहुदलीय लोकतंत्र, मतलब अदर पार्टी भी आती हैं भैया। तो 1991 में नेपाल में सांसद के चुनाव कांग्रेस को बहुमत मिली। तो भैया जो अब चुनाव होता है 1991 में, ठीक है, तो नेपाल में किसके? कांग्रेस को बहुमत मिलता है चुनाव में, ठीक। एवं GP कोइराला देश की प्रधानमंत्री बनी। अब कौन बनता है? JP कोइराला बन जाती है देश की प्रधानमंत्री नेपाल की। अतः नेपाल में पुनः लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब क्या होता है भैया? जनता के द्वारा लोग चुने गए, तो प्रधानमंत्री कौन बनी? JP कोइराला। अब भैया जनता के द्वारा चुने गए तो यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। फिर 1996 से नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन हुए। फिर क्या होता है? 1966 में नेपाल के माओवादी जो लोग रहते हैं वो राजतंत्र की समाप्ति के लिए एवं जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन करते हैं।
अब आगे चलते हैं। जून 2001 में राजा वीरेंद्र और इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। भैया राजा वीरेंद्र साहब की और इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ज्ञानेंद्र साहब आते हैं और राजपद को ये संभालते हैं। राजा ज्ञानेंद्र 2005 में सांसद को भंग कर दिया। भैया देखिए, ये आए और सांसद को ही भंग कर दिया, सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी पुनः लोकतंत्र को समाप्त कर दिया कि भैया चलो ये सब भंग करो, मैं ही राजा हूँ यहाँ का। नेपाल में जन आंदोलन के कारण 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया एवं नेपाल में प्रथम गणतंत्र राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। तो अब क्या होता है, फिर जन आंदोलन होता है। उसके बाद उसका परिणाम ये होता है कि संविधान सभा का चुनाव होता है और नेपाल में पहले गणतंत्र राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर रामवर्धन यादव और प्रधानमंत्री प्रचंड होते हैं। यहाँ सदियों से चली आ रही राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। पाकिस्तान में भी लोकतंत्र का संघर्ष जारी है और वहाँ भी अभी तक स्पष्ट रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। म्यांमार वर्मा में भी लोकतंत्र की स्थापना है, संघर्ष जारी है। आइए इसको देखते हैं। कहानी है, सुनते चलिए। यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल वाले बनेंगे, ठीक, और एक आध दो उल्टे पुल्टे नाम दे देते हैं, यहीं से मिलेंगे आपको। 1948 में औपनिवेशिक शासन आज़ाद हुआ। म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में तख्तापलट के कारण लोकतंत्र का अंत हो गया। यहाँ भी तख्तापलट होती है और लोकतंत्र भंग हो जाता है। फिर 1990 का समय आता है, 30 वर्ष बाद चुनाव होता है, जहाँ एक व्यक्ति आते हैं, क्या नाम है उनका, आंग सान सूची, ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इनको भारी बहुमत मिलता है, चुनाव होता है तो इनको बहुमत मिलता है, पर सेना ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। इनको बहुमत तो मिलता है, लेकिन जो सेना रहती है, जो लोकतंत्र को भंग कर देती है, वो सत्ता छोड़ने से मना कर देती, नहीं भैया हम ही रहेंगे यहाँ के राजा। आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कब? 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला। तो आंग सान सूची क्या होता है भैया, इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है कि भैया संघर्ष किए रहते हैं, देश में लोकतंत्र स्थापित करते हैं और आगे चल के इनको 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की, याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, सुनते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए। यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 193 सदस्य होते हैं। 2011 में दक्षिणी सूडान नया सदस्य बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की नया सदस्य कौन बनता है? दक्षिणी सूडान। कब बना? 2011 में। अब संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग होते हैं? टोटल 6 अंग होते हैं। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक, इसकी 6 अंग होते हैं। कौन कौन? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। अब इसके 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए कराती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जहाँ से बीपीएससी टीआरई ने धूम मचा दिया था। बीपीएससी टीआरई 3 ने, ठीक, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, पूरा पॉलिटी का पेपर इसी पे खत्म कर दिया था। तो चलिए हम क्यों छोड़े इसको, आइए पढ़ते हैं। लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र के बारे में इतनी कहानी सुनी, अब आइए लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। सीधी सी बात है, लोकतंत्र का मतलब ये है मेरे भैया कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें जो सरकार है, जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हो और जिसको हम चुने वो हमारे ही हित में, जनता के लिए ही शासन करे, जनता के लिए ही हित का काम करे, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र सरकार की विशेषता क्या है, आइए इसको पूछते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं। बिल्कुल भाई, हम किसी को चुन रहे हैं और वही सारे फैसले लेता है। चुनाव कैसा होता है? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल, चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीका एवं नियमों के अंदर ही कार्य करती है और सरकार लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है। बिल्कुल भाई, अब जो चुनते हैं हम, उनको किसमें, उनको लिमिट में रखने के लिए हमारा संविधान है भैया, हमारे संविधान में लिखा गया है, वो उसी के अनुसार काम करते हैं, उसी के अनुसार जनता के हित में काम करते हैं और उसी के अनुसार शासन करते हैं। ठीक है, ताकि जनता की अधिकारों की सुरक्षा हो सके। अब आगे चलते हैं। चुनाव में उनके दलों की भागीदारी होती है। चुनाव में उनके दल भाई, उनके जो पार्टी के लोग रहते हैं उनकी भी भागीदारी होती है, जिसके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध है। लोकतंत्र में गुण एवं दोष दोनों हैं। बिल्कुल भाई, दलों की भागीदारी होती है, भाजपा हो गया, सपा हो गया, कांग्रेस हो गई,
ठीक है, ये सब दल हो गए। ठीक, अब क्या होता है कि भैया तुम 5 साल काम नहीं किए, हम तुमको बदल देंगे, दूसरा वोट देंगे, दूसरे पार्टी को वोट देंगे। तो इसीलिए लोकतंत्र इसी को कहते हैं। ठीक, लोकतंत्र में भाई दोनों, भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया? तो 1975 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा इस फैक्ट को। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, संविधान का निर्माण। अगर जिस भी भाई बहन ने लोकतंत्र की विशेषता और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है इतना ही समझा होगा, वो मोस्टली क्वेश्चन TRA 3 के कर लिया गया होगा। ठीक, अब संविधान किसी लोकतंत्र की सफलता के लिए एक संविधान का होना आवश्यक माना जाता है। बिल्कुल भाई, अगर लोकतंत्र है, अगर उसकी सफलता चाहिए तो एक संविधान होना चाहिए, ताकि कोई भी शासन हो, कोई भी नियम बने, कोई कानून बने हमारे संविधान के अनुसार हो। ये नहीं कि हम तुमको चुन के भेज दिए और तुम अपने मन का करो। संविधान है उनको लिमिट में रखने के लिए। किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलता है, उन सिद्धांत या नियमों को के संग्रह को संविधान कहते हैं। बिल्कुल, किसी देश का जो शासन है, जिस भी नियम कानून प्रिंसिपल पर के बेसिस पर चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों को संग्रह को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान है, आइए इसको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना लंबे संघर्ष का परिणाम है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति पर आधारित शासन व्यवस्था थी। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा था कि कहाँ पर शासन व्यवस्था या लोकतंत्र सबसे अच्छा है, किस देश में। ठीक, तो यहीं से आपका आंसर मिलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति पर आधारित शासन व्यवस्था थी। दक्षिण अफ्रीका यूरोपीय देशों का उपनिवेश था। रंगभेद नीति से तंग आके दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, और जब गोरे की सरकार को लगा विद्रोह का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, तब उसे लगा कि जोर ज़बरदस्ती से अब शासन नहीं चला जा सकता। तब गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करना शुरू किया और भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। देखिए क्या होता था भैया, दक्षिण अफ्रीका के लोग वैसे भी काले होते हैं बेचारे, तो रंगभेद नीति थी, वहाँ पॉलिसी थी, भेद करेंगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, जो गोरे हैं वही सब हैं यहाँ के सर्वोपरि। तो अब जनता क्या करती है भैया, विद्रोह करना चालू कर देती है सरकार के खिलाफ, और धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत बड़ा विद्रोह होने लगता है। सरकार को लगता नहीं भैया अब जनता की सुननी पड़ेगी, नहीं तो हमारा तो इधर उधर नाश हो जाएगा हमारा। तो अब क्या होता है कि भैया जो नीतियाँ रहती हैं उसमें परिवर्तन करती है सरकार। ठीक, अब राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा दी गई। पहले क्या था कि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध था और मीडिया पर पाबंदी लगी थी, इसको हटा दिया गया। जनता ने विद्रोह किया, इसलिए गोरे की सरकार ने 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने वाले नेल्सन मंडेला को भी आज़ाद कर दिया। देखिए नेल्सन मंडेला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया जो गोरे की सरकार 28 वर्षों तक जेल में थे भैया, नेल्सन मंडेला को भी अब आज़ाद कर दिया जाता है। अंत में वहाँ क्या होता है, गणतंत्र तथा लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है दक्षिण अफ्रीका में भी। अब भारतीय संविधान का निर्माण, आइए इसको देखते हैं। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी साहब कहते हैं कि भैया जो भारत का संविधान होगा वो हमारे भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक है, 1924 का समय आता है। मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। धीरे धीरे क्या होता है, महात्मा गांधी 1922 में कहते हैं भैया भारत का एक संविधान होगा और जो संविधान का निर्माण होगा वो भारत की जनता के अनुसार ही होगा। और तब धीरे धीरे 1924 का समय आता है और मोतीलाल नेहरू साहब आते हैं, वो ब्रिटिश सरकार से एक मांग करते हैं कि भैया हम भारतीय संविधान का निर्माण के लिए हमें एक संविधान सभा का गठन किया जाए मेरे लिए। ठीक है, अब 1928 का समय आता है। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। कब लिखा था? 1928 में। अब 1931 का समय आता है। कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ादी भारत का संविधान कैसा होगा, आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन रहता है, उसमें यह प्रस्ताव रखा जाता है कि भैया हमारे आने वाले भविष्य में भारत का संविधान कैसा होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। ठीक है, अब 1937 का समय आता है। तो के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। अब 1937 में क्या होता है, जो ब्रिटिश शासन वाले भारत थे, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन कर रहा था जिस भारत पे, तो वहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बनी सरकार पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। अब जो सरकार बनती है तो लोकतंत्र नहीं थी। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है TRA 2 में कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव है, किस अधिनियम का? तो 1935 भारत शासन अधिनियम का। अब संविधान सभा बनती है, आइए इसको देखते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। अब भैया जो प्रतिनिधि चुने गए थे संविधान सभा के लिए, वो क्या करते हैं, एक विशाल दस्तावेज, एक बड़ा सा दस्तावेज तैयार करते हैं और लिखने का काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए 1 जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। तो जो भारतीय संविधान सभा रहती है, अब इसका क्या होता है कि भैया अब जनता के द्वारा लोग जाएंगे उसमें। ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है।
तो जुलाई 1946 में क्या होता है कि भैया अब चुने हुए लोग जाएंगे भारतीय संविधान सभा में। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 1946 को, याद रखिएगा। और इसके तत्काल बाद भारत दो हिस्से में बढ़ जाता है, किसमें? पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ठीक है। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जो संविधान सभा ने संविधान को लिखा था उसमें कितने सदस्य? 299 थे। संविधान बनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान बनाने का कार्य कब पूरा हुआ भैया? 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान बनाने का काम पूरा होता है। लेकिन कब से लागू होता है ये क्वेश्चन पूछता है, तो 26 जनवरी 1950 को। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों के गंभीर चर्चा के बाद संविधान तैयार होता है। 3 वर्ष के बाद भैया 144 दिनों को गंभीर चर्चा चलती है, उसके बाद हमारा संविधान तैयार होता है। बहस की हर बात रिकॉर्ड किया गया और संभाल कर रखा गया। उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया। तो भैया जो देखिए अच्छा है, कितना अच्छा था पुराने समय में। चीज़ों जो बातचीत हो रही थी उसको रिकॉर्ड किया गया था, ठीक। उसको रिकॉर्ड करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंड थे और उसमें प्रकाशित भी किया गया था। लोग सुने, क्या चर्चा चल रही, जनता भी सुने, ठीक। भारतीय संविधान निर्माता की सूची में महात्मा गांधी का नाम नहीं था, वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो भैया देखिए इसमें महात्मा गांधी साहब हमारे भारतीय संविधान निर्माता की सूची में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो सदस्य ही नहीं थे संविधान सभा के। 1931 ईस्वी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा लिखा और उनसे निम्न बातें कही। तो भैया क्या होता है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। कब लिखा? 1931 में, ठीक है। और उसमें इन्होंने अपनी इच्छा जताई। क्या इच्छा जताई? मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश का बनाने में उसकी भी भागीदारी है। तो ये अपनी इच्छा में ये कहते हैं भैया कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी को, भारत को अधीनता से क्या कर दे, मुक्ति दिला दे। और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा, भारत अपना ऐसा हो कि जिसमें गरीब से गरीब भी व्यक्ति माने कि हमारे संविधान में हमारी भी भागीदारी है, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, 100% है, ठीक। इसके पहले पूछा गया था द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं। याद रखिए, इसको लिख लीजिए। भारत का संविधान कैसा है भैया? सबसे विशाल है। इसमें कितने? 395 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कब जोड़ा जाता है? कौन सा अमेंडमेंट होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 और इसके द्वारा प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसी को सीरियल वाइज करके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो पढ़ेगा वो करेगा, जो डिटेल में पढ़ेगा वो हर क्वेश्चन करेगा, ठीक। आपको लग रहा है कि बस ये ऐसे ही बकैती कर रहा है, तो बकैती तो नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। और भले छोटा चैनल है लेकिन चीज़ें जो हैं वो अच्छी दे रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने लायक दे रहा हूँ। संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा, शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली होगी। तो देखिए संविधान के प्रारंभ में शुरू में ही कहा गया कि जो भारत होगा राज्यों का संघ होगा। जब क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा। अब राज्यों का संघ होगा कि इसका मतलब ये है कि भैया 28 राज्य हैं भारत में, ठीक, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और संघीय शासन प्रणाली का मतलब भैया राज्य में भी सरकार होगी, केंद्र में भी सरकार होगी। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको लिख लीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। अब संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। छियासीवां संविधान संशोधन होता है और 2000 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में मान्यता मिली। तो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है 2002। इसमें शिक्षा का जो राइट टू एजुकेशन है इसको मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के थ्रू। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज को स्थापित करना है। डीपीएसपी का मतलब क्या है? सीधा सा बात, हम लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है। वयस्क मताधिकार, आइए इसको देख लेते हैं। पहले वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी,
परंतु 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है और उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, लिख लीजिए कॉपी में। पहले क्या था कि 21 वर्ष थी वोट देने का अधिकार, ठीक है, लेकिन अब 1989 में क्या होता है, 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन होता है और क्या होता है, जो 21 वर्ष की उम्र रहती है इसको घटा के 18 वर्ष कर दिया जाता है। भारत में एकल नागरिकता है, बल्कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिए कहीं कि किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, तो आर्टिकल 368। ठीक, अब चैप्टर नंबर 4 में चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चुनावी राजनीति। ठीक, मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिससे सारे मंत्री होते हैं। अब आते हैं एक मंत्रिपरिषद खूब नाम सुने होंगे, तो इसमें क्या होता है, सारे मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन के वरिष्ठ नेता होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये जैसे जो सत्ताधारी मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इस समय बीजेपी है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे मोस्टली वो बीजेपी के ही होंगे। ठीक है, सब बीजेपी के होंगे, वही वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, बिल्कुल भाई, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, जल मंत्रालय, जो शेड्यूल कास्ट वाले मिनिस्ट्री हैं, ये सारी चीज़ें इसी के प्रभारी होते हैं। भारत संघ में 2 प्रकार पर सरकार है, केंद्र और राज्य। भारत संघ में 2 प्रकार की सरकार है, ठीक है, जिसको संघीय व्यवस्था कहते हैं, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री आते हैं। अगर बात करें राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो राज्य कार्यपालिका में राज्य का राज्यपाल आता है, मंत्रिपरिषद राज्य के आते हैं और मुख्यमंत्री साहब आते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, परंतु व्यवहार में प्रधान की तरह मुख्यमंत्री ही कार्यपालिका का प्रधान होता है। अब राज्य का मालिक राज्यपाल, ठीक है, कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, लेकिन भाई अगर व्यवहारिक तरीके से मानेंगे तो भैया मुख्यमंत्री साहब होते हैं, योगी साहब अपने यूपी के, वैसे ही वही प्रधान होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भैया देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन भैया बिहेवियर तरीके से प्रैक्टिकल दिखेंगे तो राष्ट्रपति इसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब विधान परिषद 6 राज्यों में है, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। किन किन राज्यों में विधान परिषद है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। तो विधान परिषद किन किन राज्यों में है ये पूछ सकता है। बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक कानून बनता है। तो अगर राज्य में कोई कानून बन रहा है तो राज्यपाल जब तक स्वीकृति नहीं देता तब तक विधानमंडल से कुछ भी पारित है अगर, तो वो विधेयक कानून नहीं बनता है। विधानमंडल के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अगर विधानमंडल नहीं चल रहा है उसका सत्र, तो इस स्थिति में क्या करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल के स्वीकृति के उपरांत ही धन विधेयक कानून बनता है। तैयारी 3 का क्वेश्चन था, धन विधेयक किसमें सबसे पहले जारी होता है, ठीक, किसमें लाया जा सकता है, राज्यसभा, याद है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वित्त विधेयक क्या होता है कि राज्यपाल जब तक अपनी अनुमति नहीं देता तब तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है, और राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत ही धन विधेयक कानून बनता है। जब तक राज्यपाल नहीं कहेंगे भैया तब तक कोई भी कानून धन विधेयक नहीं बनेगा, ठीक है, धन विधेयक कानून नहीं बनेगा। राज्यपाल को अपराधी का दंड कम करने, स्थगित करने या दूसरे दंड बदलने या पूर्णतः माफ़ करने का अधिकार है, परंतु मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते। तो राज्यपाल को भैया देखिए, राज्यपाल के अधिकार यहाँ दिया है, वो दंड को कम कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, जो दंड है उसको बदल भी सकते हैं, 5 साल का है 3 साल का कर दिए, लेकिन पूर्णतः माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड की जो सज़ा है वो राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते। राज्यपाल की सिफारिश पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर राज्य में कोई ऐसी स्थिति बनी कि राष्ट्रपति शासन की, तो वो राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति साहब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और वह केंद्र के निर्देशानुसार शासन करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन राज्य में लग गया तो भैया जो राज्यपाल हैं वो केंद्र के एजेंट बन जाएंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति शासन वहाँ चलेगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल भैया विश्वविद्यालय के क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। विधानमंडल, आइए विधानमंडल को देखते हैं। संविधान में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राज्य की एक विधानमंडल होगी, ठीक, संविधान में यह लिखा गया है भैया कि हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल आते हैं, विधानसभा आती है, ठीक,
और विधान परिषद आती है, अगर विधान परिषद वहाँ पे है तो छः जगह है विधान परिषद, पहले बताया। राज्यों का विधानमंडल एक सदनी होता है, द्विसदनी करने का निर्णय राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और सांसद का है। तो जो राज्य के विधानमंडल होते हैं मतलब एक सदनी होता है, ठीक है। अब जैसे नहीं कि भैया हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वैसे नहीं होगा, ठीक, एक सदनी होता है। द्विसदनी करने का निर्णय राज्य में अगर द्विसदनी बनाना है तो राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और सांसदों को है, ठीक। 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में एक सदनी विधानमंडल है। कहाँ दिल्ली और पांडिचेरी में क्या है, एक सदनी विधानमंडल है। संविधान के अनुसार विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अगर भाई देखिए जो विधानसभा है इसकी न्यूनतम सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, 500, और सबसे कम कितनी होनी चाहिए, 60। बिहार की विधानसभा की सीट कितनी है, 245, इसको याद रखिएगा। विधान परिषद की सीट कितनी है, 75 है, ठीक। विधानसभा बिहार की 245 सीट, विधान परिषद 75। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक। कार्यालय कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। विधानसभा कानून बनाने वाला प्रमुख सदन है। तो कानून कौन बनाता है राज्य में, विधानसभा। धन विधेयक तो सिर्फ विधानसभा में ही उपस्थित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो धन विधेयक कहाँ, केवल सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक दोनों सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद 4 महीने के भीतर अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य है, ठीक। इसका मतलब है कि अगर विधानसभा से कोई विधेयक पारित हो गया तो जो विधान परिषद है 4 महीने के अंदर अपना अनुमोदन, ठीक है, मतलब स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को 14 दिनों तक ही विलंब करने का अधिकार है। अगर धन विधेयक का मामला है तो विधान परिषद 14 दिन तक ही बस लेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद पास हो जाएगा ऑटोमेटिक। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। जो मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री होते हैं भैया, इनका सामूहिक ये किसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब आगे चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आइए इसको देखते हैं। प्रत्येक राज्य में विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष के गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष सदन का कार्य संचालित करते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, अपने ही सदस्यों में से, ठीक, और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। और अगर अध्यक्ष एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष सदन चलाता है। अब आइए विधान परिषद पढ़ते हैं। विधान मंडल पढ़ा, विधान परिषद पढ़ते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है, ठीक है। विधान परिषद क्या है, विधानमंडल का उच्च सदन है, ठीक है, विधान परिषद। संविधान के अनुच्छेद 169 में ये प्रावधान है कि जिन राज्यों में उच्च सदन की व्यवस्था नहीं वहाँ बहाल की जा सकती है, जहाँ पर है उन्हें समाप्त भी की जा सकती है। तो संविधान में किस अनुच्छेद 169 के तहत ये प्रावधान है भैया कि जिस राज्य में उच्च सदन की व्यवस्था नहीं है, मतलब क्या है, विधान परिषद नहीं है, वहाँ बहाल किया जा सकता है, विधान परिषद बहाल किया जा सकता है, और जहाँ पर है भी उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। लेकिन ऐसा करने के लिए विधानसभा से पारित कर संसद के पास भेजना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, विधानसभा से पारित करना होगा और संसद के पास भेजना होगा, यदि संसद चाहे। अब आगे चलते हैं। यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर संबंधित राज्य में उच्च सदन की व्यवस्था का आरंभ या अंत कर सकता है, ठीक है। अब विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40। अधिकतम सदस्य कुल 1/3 होते हैं, ठीक है। बिहार में विधान परिषद सदस्य की संख्या 75 है, पहले ही बता दिया। निर्वाचित होते हैं ये विधान परिषद के लोग। कुल सदस्य का 1/3 भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर सभाएं, ग्राम पंचायत इत्यादि द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो कुल सदस्य होते हैं उसके 1/3 भाग क्या होते हैं, लोकल लोग, ठीक, लोकल स्थानीय, राज्य के स्थानीय संस्थाएं जैसे नगर सभा से होते हैं, ग्राम पंचायत से होते हैं, इससे निर्वाचित किए जा सकते हैं। कुल सदस्य का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। कुल सदस्य का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालय से आते हैं, ठीक है। कुल सदस्य का कितना, 1/12 भाग किससे आते हैं, माध्यमिक विद्यालय या कॉलेजों विश्वविद्यालय से टीचर जाते हैं, ठीक, कुछ टीचर भी होते हैं उसमें। अब आइए कार्यकाल को देखते हैं। विधान परिषद अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो विधानसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है भैया, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, ठीक है। इन जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है और प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा की तरह साधारण विधेयक विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये देखिए
विधान अगर साधारण विधेयक है कोई तो विधान परिषद में लाया जा सकता है। अगर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो यह आवश्यक है कि विधान परिषद 3 माह में विचार कर ले। यदि विधान परिषद ऐसे संशोधन पेश करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं है या विधेयक को अस्वीकार नहीं है, वह विधेयक को अस्वीकार कर देती है और उस विधेयक को विधानसभा दोबारा पास कर देती है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट को समझिए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं। ये सीधी सी मतलब है कि अगर विधानसभा कोई भी ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा विधेयक पारित करता है या विधानसभा के पास भेजता है कि जो कि आवश्यक है कि अगर विधान परिषद के पास भेजता है तो 3 माह के अंतर्गत उनको विचार कर लेना है इस पर कि क्या इसका डिसीजन ले, पास करना है नहीं पास करना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई विधेयक आप विधानसभा कोई ऐसी विधेयक भेजते हो जो विधानसभा को स्वीकार नहीं, मतलब वो नहीं चाहता कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता, तो ये अगर उसको नहीं मानना है तो वो क्या करता है, उसको उस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है, ठीक है, उसको नहीं मान सकती, उस विधेयक को विधानसभा दोबारा पास कर देती है, ठीक है। तो 1 माह के भीतर विधान परिषद उस विधेयक को पास करे या ना करे, विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अतः साधारण विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद कमजोर है, ठीक है। अगर नहीं पास हुआ तो भैया सीधे 1 माह के अंतर्गत अगर उनको नहीं डिसीजन कोई ले पाए तो सीधे वो विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। भैया अब तुम डिसीजन दे दो, फाइनल इसका हो जाए। अब न्यायपालिका, आइए न्यायपालिका देखते हैं। देश में न्यायपालिका का स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय होते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, राज्यों के जिलों में स्थापित न्यायालय होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की? 26 जनवरी 1950 को। इसको याद रखिएगा। इस कहाँ पे है? दिल्ली में है। न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है इसको देखते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष किसी न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है। 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। तो जो न्यायाधीश बनते हैं भैया, चीफ जस्टिस बनते हैं, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक कहीं जज रहे हों और 10 वर्ष तक वकील रहे हों, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में, और राष्ट्रपति के राय में, नज़र में कानून के ज्ञाता हो। नियुक्ति इनकी कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी अधिकतम उम्र 65 वर्ष, ठीक है। महाभियोग द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग सदन के कुल सदस्यों की बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव होता है। देखिए, इसमें सीधा से यही बात लिखा है कि किसी भी संसद के दोनों सदनों में से किसी में कुल जितने सदस्य हैं उस सदन में, उसके जितने उपस्थित हैं, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो महाभियोग आप प्रस्ताव पारित कर सकते हो। अब आइए न्यायालय चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्यों में एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1916 में। 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब क्या होता है कि राज्य के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सलाह से करते हैं। अब जो भाई राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसमें? हाई कोर्ट में, जो राज्य के उच्चतम न्यायालय होते हैं, ठीक है। तो उनमें मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यों के राज्यपाल के सलाह से ही करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना है, ठीक है, हाई कोर्ट का, तो क्या होता है कि जो राष्ट्रपति साहब होते हैं ये वहाँ के राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं, तभी उनको बनाते हैं, ठीक। न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, उच्च न्यायालय के, आइए, भारत का नागरिक होना चाहिए भैया। ख क्या है? आइए इसको देखते हैं। वह भारत में 5 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक, और 10 वर्ष तक किसी भी हाईकोर्ट में वकालत किया हो। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेने के पश्चात किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य न्यायालय में तबादला कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति साहब रहते हैं भैया, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं या अन्य न्यायालय की जो है उनकी तबादला, मतलब उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। न्यायाधीश की उम्र 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, अगर वो मतलब रिटायर हो गया तो उसके बाद कहीं भी वकीलाई नहीं कर सकता, वकालत वगैरह नहीं कर सकता।
क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय लाया जा सकता है तथा मौलिक अधिकार के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है भैया? इन जो मौलिक अधिकार से संबंधित अगर कोई भी मुकदमा है वो सीधे हाईकोर्ट में लाया जा सकता है। ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार, आइए इसको देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्न मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनका अगर कोई मामला है तो वो क्या होता है, हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। वैसे दीवानी मुकदमे जिसमें 5,000 रुपये अथवा इससे अधिक की राशि अथवा इनसे इतने मूल्य की संपत्ति को ही प्रश्न हो तो अपील उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। अगर ऐसा कोई दीवानी मुकदमा है 5,000 रुपये या इससे अधिक की राशि का, तो इतनी मूल्य की जो संपत्ति है तो वो उसका अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। उसका अपील फौजदारी के वैसे मुकदमे की अपील जिसमें दोषी 4 या इससे अधिक का कारावास का दंड दिया गया हो, इसकी भी हो सकती है। ठीक है, हाईकोर्ट में अपील। फांसी की सज़ा की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान रहे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सज़ा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा लेनी आवश्यक है। अगर भैया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, या अधीनस्थ न्यायालय है, वो फांसी की सज़ा सुना रही है तो इसकी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उसके मतलब उससे राय लेना जरूरी है। ठीक, तभी सुना सकते हो, ऐसे नहीं कि अपने मन से सुना दोगे तुम। अब चलते हैं आगे। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण भी करता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आइए इसको देखते हैं। सन 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन 42वां होता है? इससे क्या होता है कि भैया राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, अब 42वां संविधान संशोधन में ही संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब 42वां संविधान संशोधन होता है, इसमें क्या होता है, कैबिनेट शब्द का पहली बार प्रयोग होता है और राष्ट्रपति साहब मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम 50 मतदाताओं और प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं तो 50 मतदाता होने चाहिए और 50 लोग प्रस्तावित कर सकते हैं और 50 ऐसे जो अनुमोदित कर सकें। ठीक है, सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्य के हस्ताक्षर सहित महाभियोग की प्रति प्रस्ताव करने वाले दिन से 14 दिन पूर्व सदन के अध्यक्ष को देना आवश्यक है। अगर भैया आप महाभियोग ला रहे हैं तो 1/10 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पहले उनको सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, संसद और विधानसभा में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, मगर वे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो संसद और विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ होता है। सिंपल लाइन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभा होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु 1978 में मोरारजी देसाई ने बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कराया। तो देखिए, जो उप प्रधानमंत्री होता है ऐसा कोई भारतीय संविधान में पद नहीं है। ठीक है, लेकिन 1978 में क्या होता है, मोरारजी देसाई ने किसको? बाबू जगजीवन राम को और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करा दिया था। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री को संविधान के अनुसार कोई विशेष शक्ति नहीं है। एनमी गाडविल ने कहा था, प्रधानमंत्री के अधिकार इतने अधिक है कि यदि स्वभाव से वह प्रजातंत्री विचारधारा का नहीं है तो निरंकुश बन जाने की बहुत आशंका है, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। सन 1975-1977 के दौरान देश में आपातकाल लागू करने 75-77 में भैया सीधी सी बात है, आपातकाल लागू हुई है, यही इसमें लिखा गया है। भारत में राज्यसभा में देश के सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका, रूस, स्विट्जरलैंड में 1 या द्वितीय सदन में 10 के सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों का, अगर राज्यसभा की कार्यवाही चलनी है तो 1/10 भाग लोग उपस्थित होंगे तभी चलेंगे, नहीं चलेगा। राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार है। तो भैया अगर राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं कि अगर जो उपस्थित सदस्य हैं 2/3 सदस्यों द्वारा अगर बहुमत पारित हो गया तो अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगस्त 2001 में भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पास करके लोकसभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या 2026 तक कर दिया है, अर्थात 2026 तक लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, 2000 नया वाला जो वो बना है
नया वाला संसद, उसमें 2026 तक अगर चाहें तो आप जो लोकसभा और विधानसभा की जो कुल सदस्य की संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके बाद से हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को दोनों पक्षों में मतों की संख्या समान होने पर अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं, अगर बहुमत के नाम पे अगर किसी दोनों मतों में समान हो जाता है, दोनों को समान वोट मिल जाते हैं, तो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ये लोकसभा के अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति मिलने पर विधेयक कानून बन जाता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति अगर अपनी स्वीकृति दे देता है तो कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। अगर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई भैया गतिरोध है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किसके तहत? 108 के तहत। जबकि धन विधेयक पर संसद संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। साधारण विधेयक पर बुला सकते हैं भैया राष्ट्रपति, लेकिन धन विधेयक पर नहीं बुला सकते। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 लास्ट पे चलते हैं। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। पहला पिछला आयोग 1953 में बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत सरकार ने 1979 में पिछड़ी जाति के आयोग को गठित किया। तो पिछड़ी जाति का आयोग का गठन कब होता है? 1979 में। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? वीपी मंडल साहब रहते हैं। 1980 ईस्वी की सिफारिश में कहा कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, बाद में 1989 में चुनाव होता है। जनता दल के चुनाव के घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया गया। चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनती है। वीपी सिंह कहते हैं कि कैबिनेट बैठक में 6 अगस्त 1990 केंद्रीय बैठक में औपचारिक निर्णय लेते हैं कि भैया 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इस निर्णय के विरुद्ध मामले कोर्ट में गए तथा इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमे को जोड़ दिया और इंदिरा साहनी एवं अन्य भारत सरकार मामला कहा। ठीक है, कि इसमें कहा कि भैया 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कार्यपालिका कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में ही शासन की वास्तविक शक्ति छिपी होती है। राजनीतिक कार्यपालिका जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता की ओर शासन करती है। इसका कार्यकाल निश्चित अवधि के लिए होता है अथवा लोकसभा में बहुमत रहने पर दायित्व संभाले रहता है। राजनीतिक कार्यपालिका कौन कौन आता है इसमें? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद शामिल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, जिसमें जनता द्वारा चुन के लोग जाएँ। ठीक, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होता है, परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। भैया राष्ट्रपति कार्यकारी तो होते हैं, ठीक है, सर्वोपरि वही होते हैं, लेकिन भैया सारा काम किसके? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? ऐसे उच्च पदाधिकारियों की फौज है जो विभिन्न स्तर पर सरकार के नीति निर्धारण पर में परामर्श देती है। तो भैया ऐसे बड़े लोगों की फौज, ऐसे, ठीक है, जो सरकार जो विभिन्न स्तर पर डिफरेंट लेवल पर सरकार की जो नीतियां हैं उसको डिसाइड करने में परामर्श देती हैं। राष्ट्रपति के गैर हाजिरी एवं पद रिक्त होने पर उस उपराष्ट्रपति कार्य संभालता है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, आइए इसको देख लेते हैं सिंपल भाषा में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें 2 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन? लोकसभा के भी, राज्यसभा की। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं बस वही। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य में जो विधानसभा होती है उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों दलों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भैया राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को सलाह से ही राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राजदूत आदि की नियुक्ति करते हैं। तो जो भैया राजदूत होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति साहब हैं भैया, भारतीय संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा की बैठक बुलाने को, उसको स्थगित करने और उसको भंग करने का उनको अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति और धन विधेयक को मंजूरी देता है। तो जो राष्ट्रपति साहब रहते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल वित्त आयोग की जो नियुक्ति है उसको नियुक्ति भी करते हैं और धन विधेयक को मंजूरी भी देते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल भी घोषित कर सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या खतरा, राज्य में संविधान की विफलता, आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा कर सकता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था 352, 360,
इसका प्रयोग 1962, 1971, 1975 3 बार हुआ है आपातकाल, याद रखिएगा 1962, 1971, 1975। 44वां संसद संशोधन 1978 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को फिर से विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के उपरांत राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इसका कहने का मतलब है 44वां संशोधन 1978 के अनुसार अगर मंत्रिपरिषद कोई विधेयक भेजता है विचार के लिए राष्ट्रपति के पास, ठीक है, एक बार तो वो वापस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार वो अगर भेजता है मंत्रिपरिषद तो वो राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उसको मानने के लिए। प्रथम मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। संसद, आइए संसद के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हर लोकतांत्रिक देश में जनप्रतिनिधियों की सभा होती है जिसे संसद कहते हैं। जो जनप्रतिनिधियों का हर एक लोकतांत्रिक देश में, भारत में भी अपना एक सभा होती है, संसद है, लोकसभा राज्यसभा, जिसको संसद कहते हैं। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रांस में नेशनल असेंबली कहा जाता है। जापान में डायट बोला जाता है और रूस में ड्यूमा बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन, ठीक है। इसके सदस्य आमतौर पर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा, इंग्लैंड में प्रथम सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो जो लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसके जो सदस्य होते हैं भैया वो चुन के जाते हैं जनता द्वारा। और अमेरिका में जो प्रथम सदन होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। इंग्लैंड में जो प्रथम सदन है उसको क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा कौन सा सदन होता है? द्वितीय सदन होता है। अमेरिका में इसे सीनेट कहते हैं तथा इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो भैया भारत में लोग राज्यसभा को क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं। अमेरिका में इसी को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और इंग्लैंड में राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कानून बनाने हेतु जो प्रस्ताव तैयार होता है उसे हम विधेयक कहते हैं। कोई भी कानून जब बनता है तो उसके लिए क्या होता है? प्रस्ताव तैयार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार का होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। अब विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, आइए इसको देख लेते हैं। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम ने विधेयक पर पुनः विचार 44वें संशोधन 1978 का प्रयोग करते हुए लाभ के पद संबंधित विधेयक का संसद पुनः विचार करने के लिए भेजे थे। शासन दो प्रकार का होता है। पहला अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ पे है? अमेरिका, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका में। और संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है, इंग्लैंड में, नेपाल में है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पहले ही बता दिया, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होता है। इसका कहने का मतलब यही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं, ठीक। और कितनी साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। विधानमंडल में एक सदन या दोनों सदनों की बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने, संविधान सभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। देखिए, केंद्र में जाएंगे तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल भंग कर सकता है विधानसभा और विधानमंडल को, ठीक है। राज्यपाल का विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यपाल विधान परिषद में कितने? 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही सारा कार्य करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, आइए इसको देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक एवं अपीली दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रारंभिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों में शामिल हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, मौलिक अधिकार संबंधित मुकदमा आदि आते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एवं अपीली 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें क्या आता है? जैसे किसी दो राज्यों के बीच में विवाद है, ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद है तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अब सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी एवं आपराधिक दोनों क्षेत्रों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक भी है। इस नाते संविधान की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ करती है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। भैया अभी बहुत सारा है, चलिए पढ़ लेते हैं अच्छे से। भारत के राष्ट्रपति कानून के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकते हैं, ठीक है। अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो कानून के किसी प्रश्न पर क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से अपनी राय ले सकते हैं कि भैया ये हम कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, नहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा नहीं है कि वो बाध्य है कि परामर्श दे, जब वो चाहेंगे परामर्श ले सकते हैं। और राष्ट्रपति भी नहीं बाध्य है कि भैया हम तुमसे परामर्श लेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पुनः विचार करने का अधिकार प्राप्त है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय दे रहा है तो भैया उससे अगर कोई गलत निर्णय देता नहीं है लेकिन उस पर पुनः विचार कर सकता है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय का है। इस रिट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बीएससी टीआरए 2 में, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण आता है। रिट है ये 5 प्रकार के।
सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से न्यायालय के अधिकारों में वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन और सेवा के अन्य शर्तों से संबंधित नियम बना सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय भैया राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है, जो न्यायालय के अधिकारी हैं उनके वेतन हो गया, छुट्टी, पेंशन, ये सारी इससे रिलेटेड कानून नियम बना सकता है। अब चैप्टर नंबर लास्ट, लोकतांत्रिक अधिकार, आइए इसको देखते हैं। विश्व के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रीय सभा ने मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संविधान में नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों को शामिल किया। ये रीडिंग लगाने लायक है, इसको रीडिंग करिए बस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर संशोधनों के द्वारा मूल अधिकार को संविधान का अंग बनाया। भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। तो सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों का जो सवाल है किसने उठाया, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग की। 1916 बम्बई अधिवेशन, 1933 में कराची अधिवेशन में नेहरू समिति ने 1928 में मौलिक अधिकारों का मामला जोर शोर से उठाया, लेकिन भारतीयों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। अब मौलिक अधिकार की बात यहाँ कर रहा है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, टोटल 6 हैं। कौन कौन, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, यही बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। यही से क्वेश्चन सब पूछे गए मेरे भाई बहन, इसको पढ़िए अच्छे से। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन की कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती, किंतु प्रकाशन भूरी भावना से किया गया है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 23 से 24 में है, ठीक है। तीसरा है, अब आगे चलते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 से है, ठीक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आतंकवाद विरोधी अधिनियम कब बना, 2 अप्रैल 2002 को पूछ सकता है। देश में आतंकवाद पर अंकुश से लगाने के लिए 2 अप्रैल 2000 को टाडा के स्थान पर पोटा लाया गया। टाडा था पहले, अब पोटा है, ठीक है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, 2005 में। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। पूरे क्वेश्चन यहीं से फंसे मेरे दोस्त, पढ़ चलो अच्छे से, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 में। भारत सरकार ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम कानून 2007 में लाया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी व्यक्ति को अपने माता पिता के वरिष्ठ अभिभावक का उचित भरण पोषण एवं देखभाल करने का अनिवार्य है। तो भैया भरण पोषण अधिनियम कानून वरिष्ठ नागरिक के लिए लाया गया, कब, 2007 में। इसके थ्रू जो भैया वरिष्ठ नागरिक हैं अपने घर में उनका ख्याल रखना है, उनका भरण पोषण, उनका देखभाल करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, 31 जनवरी 1992 में। अनुच्छेद 51 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चियों को उसके माता पिता द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाए, यह कर्तव्य 2002 में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक। इसका कहने का मतलब यह भैया कि 51 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चे बच्चियां हैं उनको माता पिता के द्वारा भैया सभी को पढ़ाएं, ठीक, ये कहने का मतलब है। जानने योग्य बातें आइए इसको देखते हैं। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये कॉमन नॉलेज के लिए है। तो अगर सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद, ठीक, जब तक सूर्य नहीं उगता उसके पहले सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गर्भवती महिला को किसी भी अवस्था में फांसी या मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। आज़ादी के पश्चात किसी भी महिला को फांसी या मृत्युदंड नहीं दिया गया है। बाप रे। भ्रूण हत्या रोकने के लिए गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम 1994 कानून बनाया गया। वही भैया जो आजकल चेक कराते हैं लड़का है लड़की, इसके लिए कानून कब बना, 1994 में। घरेलू हिंसा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कानून बनाया गया। बलात्कार या रेप, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो ऐसे कार्य बलात्कार के श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2013 में महिलाओं के प्रति बलात्कार या इज्जत भंग करने के अपराध में कठोर दंड का प्रावधान किया गया। भैया जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे तो इसको बलात्कार के श्रेणी में रखा गया है। पैतृक संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार, आइए इसको देख लेते हैं। वर्ष 2005 के बाद क्या हुआ कि भैया हिंदुओं को जो पुत्री हैं उनको जो पिता की संपत्ति है उसमें समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। पैतृक संपत्ति में जितना पुत्र का हिस्सा है उतना बेटी का भी है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल मजदूरी क्या होता है भैया, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को अगर मजदूरी करवा रहे हैं तो ये बाल मजदूरी, ये ज़बरदस्ती हो सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं करवाना है। बाल मजदूरी अधिनियम कब बना, 1986 में। नज़रअंदाज बच्चे, जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होते हैं, नज़रअंदाज बच्चे का मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक ज़रूरत को किसी कारणवश पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
नज़रअंदाज बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। सर्वांगीण मतलब पूरा विकास नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे बालकों के लिए क्या आया, नया कानून आया जिसको कहते हैं केयर एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट 2000। ये बाल विवाह देख लेते हैं। वर्ष 2006 में द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 2006 में आया, जो 2007 में सारे देश में लागू हुआ। इसमें विवाह के लिए लड़कों की उम्र कितनी है, 21 वर्ष, और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष। राष्ट्रीय ध्वज, आइए इसको देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारत का संविधान ने 3 रंगों की पट्टियों में निर्मित झंडों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। केसरिया रंग क्या कहता है, त्याग, बलिदान और शक्ति। श्वेत क्या कहता है, शांति। हरा रंग कहता है भैया हरियाली और समृद्धि फैलाइए। श्वेत पट्टी में नीले रंग का चक्र है, प्रगति का प्रतीक है, जिसमें 24 तिलियां हैं। यह चक्र कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियमों का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट नेशनल ऑनर एक्ट 1971 एवं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में उल्लेखित किया गया है। भैया अगर अपने झंडे की बदनामी वगैरह कर रहे हैं तो आप 1971 के तहत लपेट लिए सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। 2004 में भैया के थ्रू अब जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना फहराना मौलिक अधिकार में आ गया है। अपने दफ्तरों में, अपने घर पे आप सद्भावना के साथ इसको फहरा सकते हो। अनुच्छेद 19(1) में के अधीन मौलिक अधिकार भी है ये, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को बच्चों के लिए निःशुल्क शामिल किया गया, ठीक। तो भैया इस हिसाब से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया क्लास 9 की पॉलिटी, ठीक है। क्लास 9 की कंप्लीट पॉलिटी कर ली। अब हम अगले वीडियो में क्लास 8 की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए देखिए PDF बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया गया है, तो आप PDF को ले सकते हो 8853954496 पर मैसेज करके, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए। ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 6 से 12 तक की पूरी NCERT कराऊंगा ऐसे एक वीडियो में, ठीक है। जय हिंद जय भारत।